एक समय की बात है। एक गांव में सफेद साड़ी वाली चुड़ैल का आतंक था। चुड़ैल रात भर गांव में घूमती और गांव का जो भी आदमी उसे दिखाई देता उसे वो घायल कर देती। अरे कोई तो बचाओ, मर गया रे। एक रात हरिया अपने खेत से अपने घर लौट रहा था कि तभी अचानक उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। अरे बाप रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? आज तो मैं गया काम से। आज मुझे मेरा शिकार मिल गया। अरे चुड़ैल दीदी, मुझे छोड़ दो। जैसे ही चुड़ैल हरिया की तरफ बढ़ती है, हरिया वहाँ से भाग जाता है और अपने घर के दरवाजे पे पहुँचता है। अरे भगवान, जल्दी से दरवाजा खोलो, मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है। हरिया की पत्नी जल्दी से दरवाजा खोल देती है। अरे आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? अरे मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है, आज तो मैं बाल बाल बच गया। जल्दी से सभी दरवाजे और सभी खिड़कियों को बंद करके बत्ती बुझा दो। तभी चुड़ैल हरिया के घर के पास पहुंच जाती है। अरे वो आदमी कहाँ गायब हो गया? मैं भी देखती हूँ आखिर कब तक बचेगा। मैं अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। इतना कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हरिया और उसकी पत्नी दोनों अपने घर की खिड़की से ये सब देख रहे होते हैं। अरे बाप रे, ये तो बड़ी डरावनी चुड़ैल थी। अगले दिन ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है और धीरे धीरे लोग चुड़ैल के डर के मारे शाम होते ही अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद भाई, मैंने तो इस चुड़ैल के डर के मारे रात को अपने खेतों को पानी देना बंद कर दिया है। कहीं मेरी फसल सूख गई तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। साहूकार का कर्जा कैसे चुकाऊंगा? अरे भाई, पूरे गांव वालों का यही हाल है। पता नहीं ये चुड़ैल हमारे गांव में कहां से आ गई। फिर एक दिन गांव के पास वाली नदी के किनारे एक बहुत बड़े तांत्रिक के आने की बात कुछ गांव वालों को पता चलती है। वो लोग जाके ये बात गांव के मुखिया को बताते हैं। मुखिया जी, नदी के किनारे एक बहुत ही पहुंचे हुए तांत्रिक बाबा आए हैं। हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए। मैंने सुना है वो बड़े बड़े भूतों और चुड़ैलों को अपने वश में कर लेते हैं। मुखिया जी सभी गांव वालों को लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। तभी तांत्रिक अपनी बंद आंखों को खोलकर कहता है, क्या बात है? तुम सब लोग यहाँ क्यों आए हो? मुखिया जी उस तांत्रिक को सारी बात बता देते हैं। अच्छा, तो ये बात है। और तांत्रिक अपनी आंखों को बंद कर लेता है। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पूर्वजों ने बहुत पाप किए थे, जिससे ये गांव अब श्रापित हो चुका है। उसी के फल स्वरूप तुम्हारे गांव में चुड़ैल आई है। ये चुड़ैल बहुत खतरनाक है, ये किसी को नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, मर गए रे, अब क्या होगा? तभी गांव के मुखिया जी कहते हैं, बाबा, इस चुड़ैल से हम सबको बचा लीजिए, कोई तो उपाय होगा। इसका सिर्फ एक ही उपाय है। सभी गांव वालों को बारी बारी हर दिन अपनी आधी फसल उस पहाड़ी के ऊपर बनी काली गुफा में छोड़ के आनी होगी। तभी उस चुड़ैल की भूख मिटेगी और श्राप का प्रभाव खत्म हो जाएगा और तुम सब जिंदा बच जाओगे। सभी गांव वाले उस तांत्रिक की बात को मान लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर अगले दिन से रोज उस गांव के लोग बारी बारी से अपनी आधी फसल उस काली गुफा के पास जाकर रखाते। कुछ दिनों बाद
हरिया की बारी आती है। बाप रे, आज तो मेरी बारी है उस काली गुफा में जाने की। क्या करूं? वो तो बड़ी खतरनाक चुड़ैल है। मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। फिर हरिया डरते डरते अनाज की बोरियां अपनी बैलगाड़ी में लाद देता है। तभी हरिया की पत्नी उससे कहती है, देखो जी, संभल के जाना और किसी भी हालत में शाम होने से पहले वापस आ जाना। उस चुड़ैल का कोई भरोसा नहीं है जी। हरिया बैलगाड़ी में बैठते हुए कहता है, भगवान, मैं क्या वापस आऊंगा? लगता है अब तो मेरी खबर ही आएगी। इतना कहकर हरिया वहां से चला जाता है। रास्ते में जंगल से गुजरते हुए हरिया की बैलगाड़ी का एक चक्का बड़े गड्ढे में फंस जाता है। हे भगवान, अब ये क्या मुसीबत है? हरिया नीचे उतर के पूरी ताकत से अपनी बैलगाड़ी को गड्ढे से निकालने की कोशिश करता है। बहुत देर मेहनत करने के बाद हरिया की बैलगाड़ी उस गड्ढे से बाहर निकल जाती है। हे भगवान, अब तो शाम होने वाली है। आज तो मैं गया काम से। जैसे तैसे हरिया काली गुफा में पहुंच जाता है। अरे मर गया रे, यहाँ तो चारों तरफ डरावना माहौल है। मैंने यहाँ आने में बहुत देर कर दी, कहीं चुड़ैल नाराज ना हो जाए। हरिया अनाज की बोरिया वहां रख के जैसे ही जाने लगता है, तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। हरिया एक कोने में छुपकर अंदर देखने लगता है। चुड़ैल वहां आती है और फिर अपने चेहरे से नकली चुड़ैल का मुखौटा निकाल देती है। हरिया ये देख के हक्का बक्का रह जाता है। तभी चुड़ैल कहती है, भैया यहाँ आना। आज तो बहुत अनाज आया है, इसे मिलाकर अब हमारे पास ढेर सारा अनाज जमा हो गया है। कल ही हम इसे शहर में बेच आएंगे और माला माल हो जाएंगे। तभी अंदर से नदी के किनारे वाला तांत्रिक बाहर आता है। अरे, ये तो तांत्रिक बाबा है। हाँ, अब तो हम दोनों की जिंदगी मजे में कटेगी। गांव वालों को बेवकूफ बनाना इतना भी मुश्किल नहीं था। लोग तो तुम्हें सच में असली चुड़ैल समझते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। अब ये गांव वाले चुड़ैल के डर से जिंदगी भर इस काली गुफा में अनाज पहुंचाते रहेंगे। अच्छा, तो ये बात है। ये दोनों पूरे गांव वालों को बेवकूफ बना रहे हैं। अभी जाकर सबको बताता हूँ। हरिया उन दोनों की पूरी बातें सुन लेता है और जल्दी से वापस गांव में आता है। गांव वालों को पूरी बात बता देता है। इससे पहले वो दोनों हमारा अनाज लेकर शहर जाए, हमें उन दोनों को पकड़ना होगा। उधर दूसरी तरफ नकली तांत्रिक और नकली चुड़ैल बनी औरत एक बड़ी गाड़ी में सारा अनाज लाद के वहां से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। जल्दी करो, इससे पहले हमें कोई देख ले। हमें यहाँ से निकलना होगा। और तभी वो दोनों देखते हैं कि सामने से सभी गांव वाले अपने अपने हाथों में मशाल लेके आ रहे हैं। दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। रुक जाओ, तुम दोनों का भांडा फूट चुका है। अरे मर गए रे, ये गांव वाले कहाँ से आ गए? तुमने क्या सोचा इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाओगे? ये अनाज हमने अपने खून पसीने से दिन रात खेतों में मेहनत करके उगाया है। दोनों मुखिया जी के पैरों में गिर जाते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हम दोनों एक नंबर के कामचोर हैं। बिना मेहनत किए पैसे कमाना चाहते थे। हाँ हाँ, अब हम आगे से मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाएंगे। हमें कुछ मत करना, हमें छोड़ दीजिए। इतना कह के दोनों गांव छोड़ के भाग जाते हैं और सभी गांव वाले फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिक्षा, तभी तो कहते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान केवल सूझबूझ से ही करना चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।
कपड़े धोने वाली बहू। शादी के पहले से ही विभा को कपड़े धोने का बड़ा शौक था। कभी नल के नीचे तो कभी तालाब के पास। अरे मेरी नीली वाली लुंगी नहीं दिख रही है। विभा की अम्मा, कहाँ रखी है लुंगी? अरे वो तो विभा ने परसों ही धोकर रखी थी आपकी अलमारी में, देखो वहीं होगी। वो ना मैंने आज धो दी, मुझे लगा कि गंदी हो गई होगी। अरे कैसे गंदी हो गई थी, उसे तो मैंने पहना भी नहीं। हे भगवान, इस लड़की के कपड़े धोने की आदत से परेशान हो गया हूँ मैं। जितना तो घर में राशन नहीं आता, उससे कहीं ज्यादा डिटर्जेंट पाउडर का खर्चा है। इसकी शादी करवा दो, शादी जाए अपने घर में ही करे काम, फिर चाहे घर के कपड़े धोने हो या पूरे गांव के। हाँ ठीक बोल रही हूँ, देखता हूँ मैं कोई लड़का। वो दिन भी आ जाता है जब विभा को देखने लड़के वाले आ जाते हैं। लड़की मुझे अच्छी लगी। होने वाली सास कहती है, बेटी अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। वैसे तो हमारी लड़की बहुत ही शर्मीली है, जो बोल दो वो मान लेती है, इसे क्या पूछना होगा। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, मुझे इन लोगों के घर रहना है, सवाल तो कई है। हाँ हाँ बेटा, पूछ लो ना, क्या पूछना है। आप लोगों के घर कपड़े कौन धोता है? सास का मुंह बन जाता है। देखो, अगर तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें कपड़े धोने नहीं आते तो सुन लो, कपड़े मैं ही धोती हूँ, लेकिन तुम्हारे आ जाने के बाद मैं रुमाल तक नहीं धोऊंगी। अरे चुप रहना भाग्यवान, बहू बेचारी घर आई नहीं, उसे डराना शुरू कर दिया। वो क्या है ना बिटिया, अभी तक तो ये कल्लू की माँ ही धोती थी, लेकिन अब तुम्हारे पापा तो दहेज में वॉशिंग मशीन देंगे ही। तभी विभा की माँ बोल पड़ती है, सवाल भी पूछा तो क्या। वैसे भाई साहब, मशीन की तो फिर भी कपड़े धोने की कैपेसिटी होती है। मतलब जो बिटिया दे रहे हैं ना विभा, इसे कपड़े धोने का बहुत शौक है। ये आप लोगों के क्या, आस पड़ोस गांव मोहल्ले सबके कपड़े धो दे और उफ तक ना करे। बाहर देखा नहीं आपने कितने कपड़े सूख रहे हैं, सब हमारी बिटिया ने ही तो धोए हैं। बस भी करो ना माँ, शर्म आ रही इतनी तारीफ सुनकर। और तो और एक दाग निकाल कर दिखाओ तो मान जाऊं। हाँ अच्छा, माफ करना बेटा, मैंने गलत समझा। हमें तो रिश्ता बहुत पसंद है। और ऐसे जुड़ जाता है रिश्ता कपड़े धोने का शौक रखने वाली विभा का। उसकी शादी हो जाती है कोयला फैक्ट्री में काम करने वाले कल्लू के साथ। शादी के बाद अचानक विभा चिल्लाती हुई सास के पास आती है। सासू माँ, अरे सासू माँ कहाँ है आप? ये तो धोखा है, धोखा दिया आप लोगों ने मुझे। इसे ससुर के चक्कर के बारे में पता चल गया। अरे तो उसमें तुझे क्यों धोखा मिला है? अरे नल में पानी नहीं आता, कपड़े कैसे कब धुलेंगे? अच्छा, तू पानी नहीं आ रहा उसकी बात कर रही है। तो आपने क्या सोचा? कुछ नहीं। अच्छा, तेरी माँ ने कहा था कि कपड़े धोने का शौक है तुझे, याद आया मुझे। शौक बोलकर कपड़े धोने वाले मेरे जुनून को कम ना आके सासू माँ, कपड़ा धोना मेरा गुरूर है। तभी पति भी वहाँ आ जाता है। अभी मैंने इसे सनी देओल की फिल्म दिखाई है, उसी के डायलॉग मार रही है माँ। अच्छा सुन, साफ साफ बता रही हूँ, पानी सुबह 4 से 6 और शाम को 10 से 12 आता है, समझी? विभा टाइमिंग सुनकर हैरान हो जाती है। ये क्या भूतों का मोहल्ला है? सुबह 4 बजे उठकर कौन कपड़े धोता है? 4 बजे टंकी में पानी जाता है, फिर सारा दिन धोना ना, किसने मना किया? अरे कैसी बात कर रही हैं? 200 लीटर की टंकी में कितने कपड़े धो लूंगी मैं? सुबह ही उठ जाऊंगी मैं। अब क्या था, विभा सुबह 4 से लेकर रात के 12 बजे तक कपड़े ही धोती रहती। एक रोज सास पड़ोस से निकलकर कहीं जा रही होती है कि साथ वाली कहती है, हाँ कल्लू की माँ, जरा ये बताओ कि 2 साड़ी है, 2 ब्लाउज और एक पेटीकोट और एक नाड़े वाला लंबा कच्छा। हाँ तो? अरे तो क्या, कितना लोगी धुलाई ये बताओ। धोबन दिख रहे हैं हम क्या? हमारे पति सरकारी नौकरी से अभी रिटायर हुए हैं और बेटा सुपरवाइजर है कोयला फैक्ट्री में। धोबन समझ रखा है हमें? हाय रे कल्लू की अम्मा, माफ कर दो, वो तो मोहल्ले में यही सब बता रहे थे कि तुमने बहू को कपड़ा धुलवाने के काम में लगा दिया है। सास को पड़ोसन की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो घर पहुंचती है जहां घर के बाहर ही इतने सारे कपड़े सूख रहे होते हैं जितने कि किसी धोबन के घर पर। अरे ओ कल्लू की दुल्हन, बाहर निकल। माँ जी यहीं आ जाओ, बाथरूम में चादर धो रहे हैं हम। अरे अभी हम धोते हैं, तुमको बाहर निकलो। ये आस पड़ोस वाले बोल रहे हैं कि हम बहू से कपड़े धुलवा कर उसे कपड़ा धोने वाली बना दिए हैं। अरे छोड़ो ना माँ जी, किन लोगों की बातों में आती हो? आस पास के लोगों का तो काम ही होता है कि वो किसी तरह सास बहू को लड़ा दे। बहू सारे घर के कपड़े धोती है, ये क्या कम है? बोलिए। सास को भी लग जाता है कि वो बहू का ये सनकीपन नहीं छुड़वा सकती, इससे अच्छा है कि खुद ही चुप हो जाए। एक रोज सास और बहू मंदिर जाते हैं, जहाँ सास की साड़ी वहाँ खड़ी भीख मांगने वाली से मिलती है। माँ जी क्या बात है, आपकी
आपकी साड़ी उस भिखारन से कितनी मिल रही है ना? हाँ हाँ देखो तो, दोनों की साड़ी मिल रही है। क्या बात है कल्लू की अम्मा, तुम खुद को तो अफसर की बीवी बताती हो और ऐसी सिंपल सी प्लेन साड़ी पहनकर घूमती हो। सिंपल और प्लेन नहीं है ये साड़ी। तो क्या सोने के धागे से फूल बने हैं? कुछ भी सासू माँ, कुछ भी। हाँ बने थे इस साड़ी में सोने के धागे से फूल। मेरे पति लेकर आए थे मद्रास से स्पेशली मेरे लिए 10,000 की। ताहे भाई साहब इस भिखारन के लिए भी सेम टू सेम साड़ी लेकर आए होंगे 10,000 की। सास उस वक्त कुछ नहीं कहती, लेकिन बहू के साथ घर आती है और अलमारी से एल्बम निकाल कर लाती है। ये साड़ी देख रही है, ये वही साड़ी है जिसे मैंने अभी पहना था। इस साड़ी में ये जो चमकदार फूल दिख रहे हैं ना, ये सोने के धागों से काढ़े गए हैं। लेकिन तू लोकल वॉशिंग मशीन ब्रश से घिस घिस कर सारे फूलों को निकाल कर साड़ी प्लेन कर दी। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। और तो और, जब मैंने तुझे तेरी गलती के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन तूने तो सबके सामने मेरा मजाक ही बना दिया। क्यों? बहू को समझ में आ जाता है कि अब से उसका कपड़े धोना बंद।